Bismillahirrahmanirrahim. Second year biology, chapter number 16. Today we are discussing about sport and movement. स्पोर्ट का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो बॉडी को होल्ड करके रखती है. एनीथिंग दैट होल्ड योर बॉडी, इट इज़ नोन एज स्पोर्ट. और मूवमेंट चेंज को कहते हैं. बॉडी पोजीशन का चेंज हो जाना या बॉडी में थोड़ी सी चेंजिंग आना, मूवमेंट होना, उसको हम मूवमेंट में कंसिडर करेंगे. तो सबसे पहले हमें कंसेप्ट एंड नीड को देखना पड़ेगा. एनिमल्स एंड प्लांट्स शोज़ अ वैरायटी ऑफ फिज़िकल एंड बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारी जो है वो एक्टिविटीज़ हो रही होती हैं. फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ भी और बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ भी हो रही होती हैं मूवमेंट के लिए. द मेन डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल इज़ देयर लोकोमोशन. अब लोकोमोशन किसे कहते हैं? एक बॉडी का, पूरी की पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना, उसको हम लोकोमोशन कहते हैं. अ मूवमेंट ऑफ अ बॉडी एज अ होल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक पूरी बॉडी का एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाना लोकोमोशन कहलाता है. एंड द एनिमल शोज़ मूवमेंट वाइल द प्लांट डू नॉट. ठीक है, एनिमल्स जो हैं वो मूवमेंट शो करते हैं और प्लांट जो है वो मूवमेंट शो नहीं करते. अब द बोथ प्लांट एंड एनिमल्स नीड सपोर्ट अगेंस्ट ग्रेविटी. प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी ग्रेविटी के अगेंस्ट जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है. लाइक आपने देखा होगा कि प्लांट्स भी ऊपर की तरफ जो है वो ज़मीन से जो है वो परे ऊपर की तरफ जो है वो ग्रो करते हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी. और इसी तरह एनिमल जो है वो ज़मीन पर खड़े होते हैं, तो उनको ज़मीन पे खड़े होने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है. अब बारी बारी इसको देखेंगे. सबसे पहले प्लांट्स को देखते हैं कि प्लांट्स में कुछ सपोर्टिव टिश्यूज़ या सेल्स पाए जाते हैं, जिसमें हमारे पास द कोलन काइमेटस सेल्स इन द प्लांट्स गिव सपोर्ट टू द बेबी प्लांट एंड स्क्लेरन काइमेटस सेल्स टू अडल्ट प्लांट. ये दो तरह के सेल्स हैं. ये बेबी प्लांट्स को कोलन काइमेटस सेल्स और स्क्लेरन काइमेटस सेल जो है वो अडल्ट प्लांट्स को सपोर्ट करते हैं. इसलिए हम इन दोनों सेल्स को क्या कहते हैं? सपोर्टिव सेल्स कहते हैं. एनिमल के केस में इन एनिमल्स मसल्स, कार्टिलेज एंड बोन्स प्रोवाइड सपोर्ट. हमारी पूरी बॉडी में जो है वो एक स्केलेटन पाया जाता है जिसको हम एंडोस्केलेटन कहते हैं. ये हमारी बॉडी को होल्ड करके रखता है. अगर स्केलेटन ना हो तो हम खड़े नहीं रह सकते. हमारी बॉडी में जो बॉडी स्ट्रक्चर्स हैं वो नहीं बनेंगी. तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी बोन्स की वजह से हैं. इसी तरह मसल्स, बोन्स बजाते खुद मूवमेंट नहीं कर सकती. बोन्स एक खुद बजाते खुद एक जगह से दूसरी जगह आपको नहीं लेके जा सकती. अब वो लेके कौन जाता है? वो मसल्स की मदद से लेके जाते हैं. मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं. और मसल, स्केलेटन मसल्स अटैच किसके साथ होते हैं? बोन के साथ. तो वो बोन्स को जो है वो मूवमेंट करवाते हैं, जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोट कर जाते हैं. इसी तरह कार्टिलेज भी आपकी हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है. वो आगे जाके हम इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे. अब ये क्या करती हैं? दे इनेबल देम टू मूव टूवर्ड द फूड. हमारी फूड की तरफ इसको लेके जाते हैं. आर अवे फ्रॉम द डेंजर एंड फॉर द शेल्टर. ठीक है. इसके बाद हम बात करते हैं स्पोर्ट इन प्लांट्स. सबसे पहले हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लांट्स में सपोर्ट कैसे होती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द स्टेम इज़ टू गिव सपोर्ट एंड एक्ट एज अ सप्लाई लाइन बिटवीन रूट्स एंड एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट. मेजर जो है वो प्लांट में जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर है वो इसका स्टेम है. और स्टेम का क्या काम करता है? रूट्स का एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, जो टॉप का पार्ट होता है, उसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके रखता है. ठीक है. अब कनेक्शन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऊपर एरियल पार्ट्स में जो है वो फूड बन रही है, पत्तों में फूड बन रही है, पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गई और रूट से वो पानी लेके जा रहे हैं जो कि फूड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है. तो ये, और दूसरी चीज़, ये एक हार्ड जो है वो तना जो कि पूरी प्लांट बॉडी को सपोर्ट कर रहा है. अब हम बात करते हैं टर्गर प्रेशर की, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है 2 नंबर के लिए. द लिविंग सेल्स ऑफ द एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड पिथ टेक इन वाटर बाय ऑस्मोसिस. ऑस्मोसिस के ज़रिए वाटर का इंटेक करते हैं. दस एन इंटरनल हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कॉल्ड टर्गर प्रेशर बिल्ड. अब जब ये पानी को अंदर लेके आते हैं तो पानी की मिकदार इनके सेल्स में बढ़ जाती है. और फिर जब पानी की मिकदार बढ़ जाती है सेल्स के अंदर, तो वो वैक्यूल उसको जो है वो कवर करता है. वैक्यूल प्रेशर जनरेट करता है सेल मेम्ब्रेन के ऊपर और सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल के ऊपर. इस तरह जो प्लांट का जो हर सेल है वो टर्जिड हो जाता है. इसको हम क्या कहते हैं? टर्गर प्रेशर कहते हैं. और टर्जिड होने की वजह से पूरी की पूरी प्लांट की बॉडी इरेक्ट रहती है, बेंड नहीं होती. एंड दे कीप देम रिजिड एंड रेजिस्टेंट टू बेंडिंग.
इफ़ दे लूज़ टर्जिडिटी, और अगर पानी की कमी हो जाती है तो फिर ये टर्जिडिटी जो है वो क्या करती हैं, लूज़ कर देती हैं। एंड हर्बिशियस स्टेम विल्ट, द टर्गर प्रेशर इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द टर्जिडिटी इन प्लांट्स। तो प्लांट के इरेक्ट होने के लिए पानी का प्रेशर विच इज़ आवर टर्गर प्रेशर वो मेंटेन होना ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में। द कोलनकाइमा सेल्स in cortex and highly lignified sclerenchyma cells in the xylem, they give spore to the plants. In most terrestrial plants, the major mechanical stress is imposed by wind, so that the stem must be able to resist bending. आपने देखा होगा जो विंड, पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि विंड किसे कहते हैं। अब मूविंग एयर इज़ नोन एज विंड, जो एयर मूव कर रही है उसको हम विंड कहेंगे। तो जो विंड है ये प्लांट्स को बेंड करवाती हैं, लेकिन वो टूटता नहीं है प्लांट, ठीक है, वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता है। तो बेसिकली ये स्पोर्टिव टिश्यूज़ ही हैं उसके अंदर जो उसको जो है वो टूटने से बचा रहे हैं या बेंड होने से बचा रहे हैं। इसके बाद नीचे आपको कुछ फिगर्स में सेल्स दिखाए गए हैं। इसमें सबसे पहले हैं पेरेन्काइमा सेल्स, दीज आर सॉफ्ट सेल्स, ठीक है, और इनके हर सेल्स के दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो बहुत ज़्यादा, तो इसका मतलब है कि ये फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, और इनमें थिन प्राइमरी सेल वाल पाई जा रही है, आपको नज़र आ रही है। अगली चीज़ हमारे पास है कोलनकाइमा सेल्स। अब इनके दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेसिस जो है वो नहीं है, ठीक है, बहुत माइनर सी है, तो हम कंसिडर करेंगे कि नहीं है, ठीक है। इर्रेगुलर थिकनिंग एंड प्राइमरी सेल वॉल यहाँ प्रेजेंट है, यहाँ इसमें सेकेंडरी सेल वॉल नहीं है अभी बनी, ठीक है। उसके बाद हम स्क्लेरेनकाइमा सेल्स के बारे में बात करते हैं। तो इनके सेल्स बहुत टाइटली पैक्ड होते हैं और दरमियान में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होती, और यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल मौजूद होती है। तो इसको हम आगे जाके मज़ीद डिस्कस करते हैं। हाउ द टर्गर प्रेशर इज जनरेट। तो ये अगला क्वेश्चन आता है पेपर में 2 नंबर के लिए, कि जो हमने पीछे टर्गर प्रेशर डिस्कस किया वो जनरेट कैसे होता है। द टर्गर प्रेशर इज़ जनरेटेड बाय हाई ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सेल वैक्यूल। सेल के अंदर जो एक वैक्यूल होता है, प्लांट सेल के अंदर एक लार्ज वैक्यूल होता है, वो क्या करता है, उसके अंदर पानी का प्रेशर की वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो बढ़ जाता है। अब वो कैसे बढ़ता है वो देख लेते हैं। The membrane that bound the vacuole is known as tonoplast, and which contain a number of active transport system that pumps ions into the vacuole or vacuolar compartment despite the higher concentration than that of the extracellular fluid. अब वैक्यूल को कवर करने के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे फिगर में नज़र आ रहा है, वैक्यूल को कवर करने के लिए ना एक उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। अब ये टोनोप्लास्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड होती है एक्टिव इनटेक ऑफ आइंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ चैनल्स होते हैं जो कि आइंस को पंप करते हैं इनसाइड, और उसमें मेजरली जो है वो सोडियम आयन को पंप करते हैं। अब जब आइंस का इनटेक होता है वैक्यूल के अंदर, तो अंदर सल्यूट की मकदार बढ़ जाती है और सेल के बाहर सल्यूट की मकदार कम हो जाती है। इसका मतलब सेल के बाहर वाटर की अमाउंट बढ़ी हुई है और अंदर वाटर कम है। तो वाटर क्या करता है, फ्रॉम एरिया ऑफ हायर कंसनट्रेशन जो कि वैक्यूल के बाहर है, वहाँ से क्या करता है, सारा का सारा पानी इनसाइड द वैक्यूल आना शुरू हो जाता है और वैक्यूल क्या हो जाता है, टर्जिड हो जाता है। अब जब ये टर्जिड हो जाता है तो टर्गर प्रेशर जनरेट होता है। ये प्रेशर उसकी ऑर्गेनेलिस के ऊपर और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर जनरेट करता है, और इसी को हम टर्गर प्रेशर कहते हैं। और ये सेल जो है वो इरेक्ट रहता है, जैसा कि हमने पीछे टर्गर प्रेशर में डिस्कस किया था। Because of the higher ionic concentration, water enter the vacuole and hence provide turgidity and mechanical support to the soft tissue of the plant. तो ऐसा ये प्लांट जो है वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्लेरेनकाइमा सेल्स की। दे हैव थिक सेकेंडरी वॉल सेल वॉल यूजली इम्प्रेजिनेटेड विद द लिग्निन। इनकी सेकेंडरी वॉल मौजूद होती है और उसके अंदर लिग्निन प्रेजेंट होती है। अब लिग्निन क्या करती है, उस सेल वॉल को और ज़्यादा टफ और हार्डर बना देती है, ठीक है, एंड एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस दैट मेक द वॉल टफ एंड हार्डर। द मोस्ट ऑफ द स्क्लेरेनकाइमा सेल्स आर नॉन लिविंग। अब जब ये मैच्योर हो जाते हैं स्क्लेरेनकाइमा, तो ये नॉन लिविंग हो जाते हैं, एंड देयर प्राइमरी फंक्शन इज़ टू प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट पार्ट। इसमें 3 टाइप्स हैं। अब सबसे पहले हम फाइबर्स को डिस्कस करते हैं। दीज आर द लॉन्ग एंड सिलेंड्रिकल एंड दे मे एग्जिस्ट एज अ सॉलिड बंडल्स इन जाइलम एज बंडल कैप्स। स्क्लेरेनकाइमा, दीज आर द
shorter than fibers and are found in seed coat and nut shells and provide protection। जो हम सीड खाते हैं उसके ऊपर जो कोट होता है वो बेसिकली वो स्क्रेड्स बनाते हैं। देन है वेसल्स। वेसल्स क्या करती हैं? दीज आर द लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ज्वाइन एंड टू फॉर्म अ लॉन्ग कंडक्टिव पाइप। ये छोटी स्ट्रक्चर्स हैं और ये एंड टू एंड जुड़ती हैं और एक लॉन्ग पाइप बनाती हैं जो कि जाइलम में वाटर की कंडक्शन करता है। अब अगली चीज़ जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है वो क्या है? वो है कोलनकाइमा सेल्स। दी सेल्स हैं प्रोटोप्लास्ट। अब मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में शायद बताया हो प्रोटोप्लास्ट और प्रोटोप्लाज्म में क्या फ़र्क है। सेल की सेल वॉल अगर रिमूव कर दी जाए, यानी कि वो सेल जिसमें सेल वॉल अभी प्रेजेंट नहीं है उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहेंगे, और वो सेल जिसमें सेल मेम्ब्रेन भी नहीं है उसको रिमूव कर दिया गया है, या फिर हम डिस्कस कर रहे हैं उसकी ऑर्गेनेलिस और साइटोप्लाज्म को, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लाज्म कहेंगे। द कोलनकाइमा सेल्स है प्रोटोप्लास्ट एंड यूजुअली लेक सेकेंडरी वॉल। इनमें सेकेंडरी वॉल नहीं होती, इसका मतलब सेल वॉल नहीं है। दे हैव एंगुलर थिकनिंग इन देयर प्राइमरी वॉल and they are usually grouped in strand or cylinder। Collenchyma cells provide support to the young herbaceous part of the plant। जी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। and the collenchyma cells are elastic elongate with the growth of the stem। जैसे जैसे प्लांट बढ़ता जाता है तो ये भी बढ़ते जाते हैं और ये प्लांट्स में इलास्टिसिटी मेंटेन करते हैं। अब अगला जो है टॉपिक हमारा वो है सिग्निफिकेंस ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है? ऐसी ग्रोथ जिससे प्लांट का डायामीटर बढ़ता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ, और ऐसी ग्रोथ जिसमें प्लांट की हाइट बढ़ती है उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ की डेफिनेशन है एन इंक्रीज इन द प्लांट गिट्स ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम। दिस इज़ नाउन एज सेकेंडरी ग्रोथ। वास्कुलर कैम्बियम और कोर कैम्बियम की में डिवीजन की वजह से जो नए सेल्स बनते हैं उनसे प्लांट का डायमीटर इंक्रीज होता है, उसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। द रिजल्ट ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इज़ मोस्ट एविडेंट इन वुडी पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं जो सदाबहार प्लांट्स होते हैं, जो विंटर समर जो है वो लगे रहते हैं, लाइक ट्रीज श्रब्स एंड वाइन्स। इसमें सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो दो तरह के सेल डिवीजन से हो रही है। अब वो वास्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीजन है और दूसरी कोर कैम्बियम में सेल डिवीजन है। सबसे पहले हम बात करेंगे वास्कुलर कैम्बियम में सेल डिवीजन की। इट इज़ द फर्स्ट appear as a cylinder of actively dividing cell between primary xylem and प्राइमरी फ्लोएम। ये प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के सेंटर में होते हैं। एंड द वास्कुलर कैम्बियम गिव राइज टू टू न्यू टिश्यूज़। ये दो नए टिश्यूज़ बनाते हैं, एक को हम कहेंगे सेकेंडरी जाइलम और दूसरे को हम कहेंगे सेकेंडरी फ्लोएम। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम है ये कहाँ होता है? नेक्स्ट टू द इनर सरफेस ऑफ द वास्कुलर कैम्बियम। एंड दूसरा जो सेकेंडरी फ्लोएम है ये कहाँ पे होता है? ये अपेयरिंग आउटर टू द वास्कुलर कैम्बियम। ये वास्कुलर कैम्बियम के बाहर होता है, जबकि जो सेकेंडरी जाइलम है ये वास्कुलर कैम्बियम के इनसाइड होता है, इनर साइड पे होता है। अब इसके सिग्निफिकेंस में देख लेते हैं। आपको 2 नंबर के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि एनुअल रिंग्स क्या होती हैं। तो अगर आप प्लांट की बॉडी को, दरख्त को काटते हो, क्रॉस सेक्शन करते हो उसके स्टेम का, तो उसमें आप रिंग्स देखते हो छोटी छोटी सी। उन रिंग्स को हम एनुअल रिंग्स कहते हैं और ये हर साल में बनती है और इससे हम प्लांट की एज को फाइंड आउट कर सकते हैं। द सेकेंडरी जाइलम causes most of the increase in the stem thickness, and over the year a woody stem get thicker and thicker as its vascular cambium produce layer upon layer of secondary xylem। जैसे जैसे vascular cambium नई से नई layers बनाते जाते हैं सेकेंडरी जाइलम की, तो उसमें रिंग्स बनते जाती हैं और ये रिंग्स जो है वो डिटरमिन करती है कि प्लांट की एज क्या है। These layers are visible as rings, and since one growth ring is formed in 1 year, a count of rings at the base of the trunk indicate the age of a tree at the time it was cut। यहाँ आपको एक फिगर नज़र आ रही है, इसमें हम प्लांट के स्टेम को देख सकते हैं जो कि क्रॉस सेक्शन किया हुआ है। इसमें सेंटर में आपको पिथ नज़र आएगी, उसके बाद आपको हार्टवुड नज़र आ रही है और सैपवुड है, इसको हम अभी डिस्कस करते हैं। इसमें ये जो आपको
सर्कल नज़र आ रहे हैं, लाइंस नज़र आ रही हैं सर्कल में, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ग्रोथ रिंग्स कहते हैं। और इसी की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि इसकी एज कितनी है। ठीक है जी। इसके बाद हम सैपवुड और हार्डवुड को डिस्कस करते हैं। As tree grow older, only a few annual rings are active in conduction at one time. जैसे जैसे प्लांट की एज बढ़ती जाती है तो उसमें से कुछ रिंग्स जो है वो एक्टिव रहती हैं, बाकी इनएक्टिव हो जाती हैं। अब जो एक्टिव पोर्शन है उन रिंग्स का जो कि कंडक्शन कर रहा है उसको हम क्या कहते हैं, सैपवुड कहते हैं। और वो पार्ट प्लांट की बॉडी का या स्टेम की पार्ट का वो पार्ट जिसमें कंडक्शन नहीं हो रही और वो इनएक्टिव हो चुका है उसको हम हार्डवुड कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ डिस्कस किया था कि ये जो हार्डवुड है वो पिथ के अराउंड है, सेंट्रलाइज्ड है और ये डार्क रीजन में मौजूद है, जबकि उसकी जो पेरिफेरल रीजन में जो पार्ट नज़र आ रहा है आपको वो सैपवुड का है, वो कंडक्शन कर रहा है। उसके बाद in most species the hardwood accumulates a variety of chemicals such as resins, oils, gums and tannins. ये कुछ chemicals हैं जो कि हार्डवुड में accumulate हो जाते हैं and they provide a resistant to decay and insect attack. ये इसको डिके होने से और इंसेक्ट के अटैक से बचाती है। फॉर एग्जांपल इन रेड सीडर्स एंड कॉनिफर्स प्लांट्स। ऐसे प्लांट्स जो कॉर्न प्रोड्यूस करते हैं उसको हम कॉनिफर्स प्लांट्स कहते हैं। जैसे कि हमने सेकेंड ईयर में ये चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। अभी एक प्लांट की बॉडी है, स्टेम है, उसको क्रॉस सेक्शन किया हुआ है, तो इसको आप देख सकते हैं सबसे आउटर लेयर जो है वो कॉर्क की है। कॉर्क के बाद कॉर्क कैम्बियम है और कॉर्क कैम्बियम ही ये वो लेयर है सेल्स की जो कि डिवाइड करती है तो कॉर्क बनाती है। और कॉर्क में छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं जिनको हम लेंटिसल्स कहते हैं, जो कि गैसेस की एक्सचेंज का काम करती हैं। कॉर्क कैम्बियम के नीचे एक आपको लेयर नज़र आ रही है, उसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। कॉर्टेक्स के बिल्कुल नीचे फ्लोएम नज़र आ रहा है आपको, जो डार्कर एरियाज़ नज़र आ रहा है आपको, फ्लोएम, दीज आर द फ्लोएम। अब इस पूरे एरिया को फ्लोएम से लेके कॉर्क तक के एरिया को हम बार्क कंसिडर करते हैं। जो छाल होती है दरख्त की आउटर रीजन में, इसको हम बार्क कहते हैं। इसके बाद नीचे आपको कुछ सेकेंडरी जाइलम नज़र आ रही है जिसमें समर वुड और स्प्रिंग वुड आपको नज़र आ रही हैं। ये मिलके सेकेंडरी जाइलम बना रही हैं और ये बाहर की तरफ बन रहा है। इसी तरह जो नीचे उससे नीचे आ जाएं तो फिर वहाँ पे आपको प्राइमरी जाइलम नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि जो सेकेंडरी जाइलम बनेगी वो प्राइमरी जाइलम के बाहर बनेगी। ठीक है। और ये आपको एनुअल रिंग्स कंसिडर की हुई हैं इन्होंने, प्राइमरी जाइलम, उसके बाद जो दूसरी जाइलम बनी सेकेंडरी जाइलम, उसके बाद उसकी सेकेंडरी जाइलम, ये तीन एनुअल रिंग्स कंसिडर की हुई हैं। इसका मतलब है कि एक रिंग को हम एक एनुअल रिंग कंसिडर कर सकते हैं और सेंट्रलाइज में जो है वो पिथ मौजूद है। अब हम बात करते हैं कैलस की। कैलस क्या है, व्हाट इज़ मीन बाय कैलस फॉर्मेशन, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। दरख्तों को जब जो है वो कट लग जाता है या प्लांट की बॉडी को कट लग जाता है तो वहाँ पे कुछ अनस्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सेल्स विच इज़ पेरेन्काइमा सेल्स वहाँ पे चले जाते हैं उस टारगेट एरिया पे, और वहाँ पे जाके डिवीजन करते हैं। और उससे क्या होता है कि वो जो पार्ट है, वो जो कट हुआ पार्ट है वो हील्ड हो जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, कैलस फॉर्मेशन कहते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ द कैम्बियम इज़ टू फॉर्म कैलस आर वुड टिश्यूज़ on or over the mound. Soft parenchymatous tissues are rapidly formed on or below the damaged surface of the stem and root. जहाँ पे भी डैमेज होगा वहाँ पे पेरेन्काइमेटस सेल्स जाके डिवाइड करेंगे और फिर न्यू टिश्यूज़ बनाएंगे जो कि उस पार्ट को हील कर लेंगे। कैलस आल्सो यूनाइट द ब्रांचेस ड्यूरिंग बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। जब हम बडिंग करते हैं या ग्राफ्टिंग करते हैं, आपने फर्स्ट ईयर में इसको डिस्कस किया होगा, तो इनके दौरान भी हम ये जो है कैलस फॉर्मेशन होती है, क्योंकि जब ग्राफ्टिंग में हम एक ब्रांच को किसी दूसरे प्लांट की ब्रांच के साथ लगाते हैं तो वो जो है वो आपस में बाइंडिंग कैलस फॉर्मेशन की वजह से ही होती है। आपको फिगर में नज़र आ रहा है एक प्लांट को कट किया हुआ है और वहाँ पे कैलस फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट है कोर कैम्बियम। हमने कहा था कि सेकेंडरी ग्रोथ दो तरह के सेल्स की डिवीजन से हो रही है। एक को हम कह रहे थे वास्कुलर कैम्बियम और एक को हम कह रहे थे कोर कैम्बियम। इट इज़ द मेरिस्टेम लोकेटेड बिलो द एपिडर्मिस एंड इट्स द सेल डिवाइड्स टू फॉर्म अ कॉर्क सेल। जैसे कि हमने पहले फिगर में देख लिया कि ये एपिडर्मिस के नीचे है और ये कॉर्क की सेल डिवीजन से इट्स सेल्स डिवाइड टू फॉर्म, इसके जो कॉर्क कैम्बियम के जो सेल्स हैं वो डिवाइड करते हैं तो कॉर्क बनाते हैं।
जिसके अंदर सिब्रिन मौजूद होती है, जो कि एक लिपिड की तरह का एक मटेरियल होता है, जो कि हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को रिपेल करता है, यानी कि वाटर प्रूफ होता है। अब इसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, लेंटिसल्स कहते हैं। और ये लेंटिसल्स गैसेस की एक्सचेंज करवाते हैं। हमने पीछे डिस्कस किया था, गैसेस एक्सचेंज स्टोमेटा के ज़रिए होती है, क्यूटिकल के ज़रिए होती है और लेंटिसल्स के ज़रिए होती है। ये आपको लेंटिसल्स नज़र आ रहे हैं, छोटे छोटे से पोर्स नज़र आ रहे हैं, जिससे गैसेस का एक्सचेंज हो रहा होता है। थैंक यू सो मच। लेक्चर आपका आज का अच्छा लगा हो तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। शुक्रिया।